आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की जो हमारा टॉपिक है वह मौर्यकालीन कला पे मौर्यकालीन कला पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि मौर्यकालीन कला कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि यह हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 99 36 94 62 24। आप हमको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमको इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरी बात, यह हमारा जो मौर्यकालीन कला के ऊपर हम बात करने चल रहे हैं, यह कला से तैयारी करने वाले टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, प्रवक्ता जो भी है उसके लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगा। और उसके पहले अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आपको इसी भी प्रकार की कला से संबंधित आपको चीजें मिलती रहें। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आप पहले तो आप यह जानते हैं कि मौर्यकालीन कला के इतिहास में जो भारतीय चित्रकला का इतिहास है उसको देखेंगे तो इसमें आपको एक पुरातात्विक स्रोत, एक विदेशियों का विवरण, यह दो चीजें आपको मुख्य तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मौर्यकालीन का सबसे पहले जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, यह ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। इसके गुरु का नाम ध्यान रखना है, इसका गुरु कौन है? चाणक्य। क्या नाम है? चाणक्य। इसको दो और नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। इसके साथ साथ आपका कौटिल्य। ध्यान रखना है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। और यह कहां का संस्थापक है इसके बारे में हम आपको बात करेंगे। पहले आप यह ध्यान रखें कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त माना जाता है। इसका जो गुरु है चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। कौटिल्य की या विष्णुगुप्त की एक पुस्तक है, यह एक ही व्यक्ति का नाम है और इसकी एक पुस्तक है जिसको आप अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र, यह संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक है। ध्यान रखना है, यह इसकी भाषा जो है संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक है। और इसके साथ साथ मौर्यकालीन का जो क्षेत्र है, ध्यान रखें कि मौर्यकालीन भारत में उस समय भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। लेकिन वह विस्तार आपको एक ही केंद्र को, जिसका नाम है मगध, ध्यान रखने मगध, जो आज का उस समय का पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। आप वर्तमान समय में इसको पटना, जो बिहार राज्य में पड़ता है, बिहार राज्य के अंतर्गत यह आता है, पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि मौर्य साम्राज्य का जो पतन था, मौर्य साम्राज्य का जो क्षेत्र था, उसके बारे में हम आपको मैपिंग के आधार पर बता दें कि यहां से लेकर के यह जो आप देख रहे हैं, यहां से लेकर के और यह यहां तक, यह पूरा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था। यानी यह पूरा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य, इसके साथ साथ बिंबिसार, अशोक, दशरथ, यानी मौर्य साम्राज्य में ज्यादातर आपको इतना पूरा क्षेत्र नजर आता है। लेकिन यह अशोक के शासनकाल में इसका ज्यादा विस्तार हुआ था। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप इतनी बातें ध्यान रखें कि जो टीजीटी की लेवल से है हम उसकी बात कर रहे हैं। हम इतिहास आपको नहीं बता रहे हैं, केवल कला का इतिहास हम बताने चल रहे हैं आपसे। मौर्यकालीन कला में मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया, चाणक्य के बारे में बताया। इसके साथ साथ मौर्य काल में एक विदेशी यात्री आया था जिसको मेगस्थनीज के नाम से जानते हैं। मेगस्थनीज, ध्यान रखना है, मेगस्थनीज। यह आप कब आया था? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता है मेगस्थनीज। यह यूनानी राजदूत था, यूनानी राजदूत। इसकी एक पुस्तक है जिसको आप
इसकी एक पुस्तक है जिसको आप किस नाम से जानते हैं, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत इसकी जो था, यह इसकी जो पुस्तक है कि इसकी एक यानी यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वह इंडिका के नाम से जानी जाती है, यह आप ध्यान रखेंगे। और अब हम आपको इतना विस्तृत बातें बता दिए, यह प्रश्न आपका बनता है, यहां से आपको हमेशा बनता है, ठीक है। अब हम आपसे बात करने चल रहे हैं, ध्यान रखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत स्थापत्य कला में आपको क्या क्या दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन एक प्रश्न और बनता है, स्थापत्य कला से जैसे आप कभी भी ध्यान रखें तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला को शुरू करने के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको दो तीन चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। यानी ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मौर्यकालीन कला का जो शुरुआत होता है, वह स्थापत्य कला का जो शुरुआत होता है वह मौर्यकालीन कला से मानी जाती है। यानी कि स्थापक ऐतिहासिक दृष्टि से ऐतिहासिक दृष्टि से स्थापत्य कला का शुरुआत, स्थापत्य कला की शुरुआत आपको मौर्यकालीन कला से मानी जाती है। आप बात करेंगे कि इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझें। ऐतिहासिक दृष्टि से स्थापत्य कला की शुरुआत मौर्यकालीन कला से होती है। जैसा आप ये जानते हैं कि मौर्यकालीन कला में पहली बार आपको स्थापत्य देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए, पहले आप अगर इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास, जैसे आप ये जानते हैं कि इतिहास को पढ़ने के लिए कम से कम आपको जानने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। पहले बात तो इतिहास वह चीज वह सब्जेक्ट है जो प्रामाणिक स्रोतों पे आधारित होता है। प्रामाणिक यानी प्रमाणित स्रोत पे आधारित होता है, और प्रमाणित स्रोत के साथ साथ क्रमबद्ध होना जरूरी होता है। इसके साथ साथ यह प्रामाणिक स्रोत आपके तीन होने चाहिए। एक पूरा तात्विक स्रोत होना चाहिए, जिसको आप आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज कहते हैं। दूसरा आपका होना चाहिए विदेशियों का विवरण, और तीसरा पॉइंट आपका होना चाहिए साहित्यिक विवरण, ठीक है। आप ये जानते हैं कि आप यह भी कह सकते हैं कि इस मौर्यकालीन कला से पहले आपको यह स्थापत्य कला कहाँ दिखाई देती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। लेकिन इतिहास को जानने के लिए तीन चीजों के बारे में हमने आपसे बताया, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी का विवरण, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक के अंतर्गत जब तक आपको आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स प्राप्त नहीं होगा तब तक आप उसको इतिहास नहीं कह सकते। विदेशियों का जब विवरण होना भी आपके लिए जरूरी होता है, साहित्य का भी विवरण आपके लिए प्राप्त होता है। तो ये तीनों का जब चीजें प्राप्त होती हैं उसको आप इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि यह क्रमबद्ध भी होना चाहिए और इसे प्रमाणित भी होना चाहिए, ठीक है, उसी को आप इतिहास कहेंगे। लेकिन इतिहास को पढ़ने से पहले दो टॉपिक और आपके पढ़े जाते हैं। एक होता है पाषाण काल, जिसको आप प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा होता है आपका आद ऐतिहासिक काल। तीसरा पॉइंट होता है आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है। लेकिन ऐतिहासिक, हमने आपसे कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से स्थापत्य कला की शुरुआत मौर्य काल से मानी जाती है। लेकिन इससे पहले आपको स्थापत्य कला सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई थी, लेकिन वह आद्य ऐतिहासिक है। उसमें यानी कि पाषाण कालीन कला का मतलब यह हुआ कि इसमें आपको कोई लिखित जानकारी या प्रमाण आपको नहीं मिलता है,
पाषाण काल, जिसको आप प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, इसमें आपको कोई भी लिखित जानकारी आपको नहीं मिलती है, या कोई भी प्रमाण आपको इन तीनों में से कोई भी प्रमाण आपके पास आज उपलब्ध नहीं है। तीनों में से अगर आप ध्यान रखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत, विदेशी का विवरण, साहित्यिक स्रोत, तीनों में से कोई भी सोर्सेस यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में उपलब्ध न होने के कारण उसको हम इतिहास का एक खंड मानते हैं। दूसरी बात, आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत आप सिंधु घाटी की सभ्यता और इसके साथ साथ आप एक पॉइंट और रखते हैं, वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आपको रिसोर्सेस प्राप्त होते हैं, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सकता, उसको हम पढ़ नहीं सकते, आप उसको पढ़ नहीं सकते। सिंधु घाटी सभ्यता से तो आपको स्नानागार, अन्नागार, मोहरे के साथ साथ मूर्तियां, मृदभांड, बहुत प्रकार की सामग्रियां आज भी उपलब्ध हैं, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आप ये जानेंगे कि यहाँ पे आपको पूरी तरीके से स्थापत्य कला का जिक्र नहीं मिलता है, और यह आपका आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत यह दोनों पॉइंट रखे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ये तीनों पॉइंट आपको विद्यमान होते हैं, जिनमें से पुरातात्विक स्रोत, विदेशी का विवरण, ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक, विदेशी का विवरण और साहित्यिक स्रोत तीनों आपको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत विद्यमान है। अब इसके साथ साथ आप यह ध्यान रखेंगे कि इसका प्रमाण साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आपको दो पुस्तकें देती हैं, जिनमें आपको अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, यह कौटिल्य की पुस्तक है, और दूसरा है आपका जिसको आप किसके इंडिका, ध्यान रखना है, इंडिका के नाम से जानते हैं, यह मेगास्थनीज की पुस्तक है। यह दोनों पुस्तकें आपको स्थापत्य कला का विवरण प्रदान करती हैं, मौर्यकालीन कला का। अब हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात कर लें कि मौर्यकालीन कला से पहले आपको किन चीजों का, किन राजवंशों का उल्लेख मिलता है, इसके बारे में आप ध्यान से समझें। इसके मौर्यकालीन कला से पहले की हम बात करेंगे, आपसे थोड़ी सी बात पे जिक्र कर दें ताकि आपको पूरी की पूरी बातें समझ में आ जाए। देखिए, मौर्यकालीन कला से पहले, ठीक है, मौर्यकालीन कला से पहले अगर हम बात करें तो मौर्यकालीन कला से पहले आपको दो चीजों का, एक आपका हर्यक वंश होता है, एक आपका शिशुनाग वंश होता है, और एक आपका नंद वंश होता है। ध्यान रखना है, मौर्यकालीन एक आपका हर्यक वंश, यहाँ पे केवल और केवल आपको समझना है, यह याद नहीं रखना है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और तीसरा नंद वंश, ठीक है। यह नंद वंश, शिशुनाग वंश और हर्यक वंश। ध्यान रखना है कि आपको हर्यक वंश का प्रतापी राजा, ध्यान रखना है, हर्यक वंश का प्रतापी राजा कौन था, यह आपका बिंबसार। ध्यान रखना है, बिंबसार का उल्लेख मिलता है। बिंबसार के साथ साथ अजातशत्रु आता है इसी के अंतर्गत, अजातशत्रु। अब अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध सभा संगीत आयोजन की जाती है। प्रथम बौद्ध सभा संगीति, ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है टीजीटी में, इसलिए हम आपको बताने का प्रयास किया। यानी कि हर्यक वंश में बिंबिसार के बाद उसका अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु
के शासनकाल में प्रथम बौद्ध सभा राजगृह में आयोजित की जाती है। कहाँ? राजगृह। यह हम आपको चर्चा कर देंगे। शिशुनाग वंश के अंतर्गत यह आपका आता है। शिशुनाग के अंतर्गत सबसे बड़ी बात आती है शिशुनाग। शिशुनाग, नाग के बाद इसका जो अगला शासक रहता है उसको काला शोक के नाम से जानते हैं। काला शोक। काला शोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध सभा संगीत आयोजित की गई थी। दूसरी बौद्ध सभा संगीति, ठीक है। किसके शासनकाल में? यही काला शोक के शासनकाल में। अब इसके बाद नंद वंश का शासन आता है। तो नंद वंश का संस्थापक जो माना जाता है महापद्य नंद, ठीक है। महापद्य नंदन में के कई पुत्र थे, जिनमें से अंतिम पुत्र था जिसको घनानंद के नाम से जानते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपको घनानंद की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो अब हम आपसे पहले इतनी बातें, तो यह बैकग्राउंड था जिसको आपको जानना जरूरी था। तो अब हम आपको मौर्यकालीन कला के बारे में बात करने चल रहे हैं। अब घनानंद के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो चाणक्य था इसी को चेतावनी दी थी कि हम तेरा समूल नाश कर देंगे। हालांकि चाणक्य ने घनानंद का समूल नाश भी किया। चाणक्य ने अपनी भूमिका गुरु के रूप में निभाई और शासक के रूप में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को आगे किया। और हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने राजा भी बनाया मगध का। अब हम चंद्रगुप्त कालीन स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त कालीन के शासन काल में कौन कौन से स्थापत्य कला का जिक्र किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं मौर्यकालीन कला के बारे में। मौर्यकालीन कला, जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्यकालीन कला जो है वह दो भागों में डिवाइड की जाती है। दो भागों के अंतर्गत, जिसको आप राजकीय कला के नाम से जानते हैं और दरबारी कला के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो पॉइंट आता है लोक कला। अब इन दोनों में थोड़ा सा हम आपको अंतर बता दें। राजकीय का मतलब होता है जो राजाओं के संरक्षण में पल्लवित हुई कला, जिसको जो राजाओं के देख रेख में जो पल्लवित हुई कला, उसको आप राजकीय संरक्षण कहते हैं। जो दरबारों के संरक्षण में, जो राजाओं के संरक्षण से पल्लवित होती है, जिसका राजाओं के संरक्षण से विकास होता है, उसको आप दरबारी कला या राजकीय कला के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि लोक कला। लोक कला का जो जन सामान्य का, जो आम जनता के समक्ष जो मूर्तिकार बनाते हैं या जो चित्रकार बनाते हैं, जो स्वच्छंद होकर के चित्र मूर्ति बनाते हैं, उसको लोक कला का प्रभाव आपको दिखाई देता है, ठीक है। यानी लोक कला का मतलब जो जन सामान्य के आधार पे मूर्तियां बनाई जाती हैं। अब ध्यान रखें कि राजकीय या दरबारी कला के अंतर्गत जो चित्रकार रहता है, मूर्तिकार रहता है, वह एक स्वतंत्र नहीं होता, लेकिन लोक कला के अंतर्गत वह स्वतंत्र चित्रकार या मूर्तिकार रहता है। लेकिन दरबारी की कला के अंतर्गत वह केवल और केवल दरबारों का, राजाओं के शासन का ही, उस जो शासन का जिक्र करेगा, उसी के आधार पर जो राजशाही परंपरा की जो हुकूमत रहेगी, उसी के आधार पर वह उसका चित्रांकन या मूर्ति बनाता है। अब बात आती है कि राजकीय या दरबारी कला या लोक कला। लोक कला के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो लोक कला के बारे में जो मौर्यकालीन की, जो ध्यान रखेंगे, मौर्यकालीन कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, जिसको आप मौर्यकालीन पालिश कहेंगे। ध्यान रखेंगे, मौर्यकालीन पालिश आया आज भी परंपरा उस देखने को मिलती है। अब इसके साथ साथ यह मौर्यकालीन एक धर्म के बेस पे ही इसका जिक्र किया जाएगा, इस बात पे ध्यान रखेंगे, जो कि वह धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। यहाँ पे एक धर्म का भी बोलबाला रहेगा, जिसको आप बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से, बौद्ध धर्म की दो शाखा है। बौद्ध धर्म की जो दो शाखा है, एक हीनयान, एक महायान। हीनयान के अंतर्गत यहाँ पे पूरा बोलबाला रहता है। महायान का संप्रदाय के अंतर्गत आपको कुषाण काल के समय देखने को मिलेगा, ठीक है। कुषाण काल की मूर्तियां देखने को मिलेगी, जो जिसका क्षेत्र आपको मथुरा से
और गांधार से, मथुरा और गांधार क्षेत्र में दिखाई देता है मुख्य रूप से पहली बार। लेकिन यहाँ पे हम मौर्यकालीन कला की बात कर रहे हैं, तो मौर्यकालीन कला के अंतर्गत आपको राजकीय या दरबारी कला कही जाती है। दूसरी बात, मौर्यकालीन कला के अंतर्गत 3 राजाओं का सबसे बड़ा योगदान रहता है, जिनमें से आपको एक आता है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और दूसरा आपका आता है अशोक, अशोक के बारे में, और तीसरा पॉइंट आता है दशरथ। ठीक है। मौर्यकालीन कला के बारे में पढ़ने से पहले आप 3 लोगों का नाम जरूर याद रखेंगे, कि चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का और दशरथ का। हालांकि दशरथ के शासन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और दशरथ के शासनकाल में बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन अशोक के शासनकाल में धर्म का प्रचार करने के लिए इसने बहुत सारी चीजों का निर्माण कराया। ठीक है। धर्म, ध्यान, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत सारी चीजों का इन्होंने स्तंभ के माध्यम से, स्तूप के माध्यम से, पाषाण मूर्तियों के माध्यम से, गुहा विहार के माध्यम से, यानी कि बहुत सारी चीजों का उल्लेख कराया। अपने साम्राज्य में इस 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक के ही शासनकाल में होता है। यानी कि उसने अब जितना सम्राट अशोक का क्षेत्र था, उसने सब जगह पे 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, ऐसा उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य वही जो मगध है, यह मौर्यकालीन कला केवल एक ही केंद्र को मान करके, जिसका नाम है मगध, मगध को केंद्र मान करके यह पूरे अपनी सत्ता को कायम रखते हैं। मगध को, यहाँ पे यह मगध है, मगध में ही राजगृह, मगध में ही अपना ये शासन सत्ता स्थापित करेंगे। और वहीं पे इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एक राजप्रसाद का निर्माण कराया था। राजप्रसाद यानी कि महल का निर्माण कराया था। वह भी आपको किस माध्यम के था? वह भी आपका लकड़ी और किसका था? ईंट का, लकड़ी और ईंटों का निर्माण हुआ था। उस समय में यह सर्वोच्च स्थान माना जाता था। यानी राजप्रसाद का उल्लेख कुंभकार, यह जो आपका प्राप्त हुआ है, यह आपका मगध से कुंभकार नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो कि आज इस समय बिहार राज्य का पटना क्षेत्र है। ठीक है। राजप्रसाद का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मिलता है। आप इतना जाने, और इसमें डिटेल बहुत सारी चीजें हैं, आप का जो लेवल है टीजीटी का या पीजीटी का, आप इतना ध्यान रखें कि मौर्यकालीन कला के अंतर्गत, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत राजप्रसाद का निर्माण किया गया था, जो कि स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना था, और यह लकड़ी और ईंट के माध्यम से बनाया गया था। एक बात और ध्यान रखें कि मौर्यकालीन कला के अंतर्गत आपको 2 चीजें देखने को मिलती हैं। एक जो माध्यम है, इनका जो माध्यम है, चाहे वह मूर्ति कला रहे, चाहे वह स्थापत्य कला रहे, चाहे स्तूप रहे, मौर्यकालीन कला का जो माध्यम है, ध्यान रखना है आपको, माध्यम आपको पहली बात ईंट रहेंगी, ईंटों से बनाया जाएगा, लकड़ी से बनाया जाएगा, लकड़ी के साथ साथ आपका प्रस्तर से बनाया जाएगा, प्रस्तर, इन तीनों चीजों का निर्माण किया जाता है। लेकिन यह प्रस्तर से मूर्तियां आपको बनाई जाएंगी, मूर्तियों का उल्लेख आपको मिलेगा, लेकिन मूर्तियों के बारे में आप ये जानते हैं कि प्रस्तर की मूर्तियां केवल और केवल मौर्यकालीन में जिसको आप उत्कीर्ण विधि कहते हैं, उत्कीर्णन, ध्यान रखना है, उत्कीर्णन विधि से ही बनाई जाएगी, जिसकी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है आपका धौली के चट्टान से हाथी का उत्कीर्ण होना। यह धौली जो होता है जगह, वह आपका उड़ीसा में मिलता है, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत। ठीक है। सम्राट अशोक के शासनकाल में यह भी आपको प्रस्तर पे उत्कीर्ण की गई मूर्ति है। ठीक है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि उत्कीर्ण माध्यम से ही आपको प्रस्तर पे चित्रकारी मिलती है। अब इसके साथ साथ लकड़ी का भी प्रयोग किया जाएगा और ईंट का प्रयोग किया जाता है। इतनी बातें थी। अब हम आपको अशोक के शासनकाल के बारे में बताएंगे।
अशोक के शासन काल में ध्यान रखना सबसे बड़ी बात यह आती है, सम्राट अशोक के शासन काल में जो जिक्र मिलता है वह रहता है स्तंभ का। ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात आती है सम्राट अशोक के शासन काल में स्तंभ का। स्तंभ का यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट बात आती है, जिनमें से आपका सारनाथ का स्तंभ है। सारनाथ का स्तंभ है। सारनाथ के बारे में आप ये जानते हैं कि सारनाथ के बारे में यहाँ पे बहुत सारी स्तंभों का उल्लेख होता है, और सारनाथ स्तंभ इसके बारे में हम आपको विस्तृत तरीके से वर्णन कर रहे हैं करेंगे। अभी पहले आप नाम सुनेंगे एक बार, तब हम आपको एक एक करके बताएंगे। सारनाथ का स्तंभ है, सांची का स्तंभ है। सारनाथ में आपको चतुर्मुख सिंह का शेर बनाया गया है। सिंह के शेर के ऊपर आपको धर्म चक्र प्रवर्तन की एक चक्र स्थापित किया गया था, जो कि बादलों की कड़क की वजह से वो बाद में टूट गया। इस चक्र में आपको 32 तीलियां थी। उसके नीचे आपको एक परगहा बनाया गया था। परगहे में 4 पशुओं का उल्लेख मिलता है, और 4 पशु आपको, वह जो 4 पशु हैं जिनमें से आपका वृषभ, हाथी और शेर, इसके साथ साथ घोड़ा, वृषभ, हाथी, शेर और घोड़ा का उल्लेख मिलता है, जो 4 दिशाओं के प्रतीक माने जाते हैं। जिन और 4 दिशाओं के साथ साथ बहुत सारे विद्वानों का मत है कि महात्मा बुद्ध में के जीवन में जो 4 घटनाएं हुई उनसे उनसे उसका प्रतीक बताते हैं। लेकिन यह सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, यह आपका मौर्यकालीन स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना पेश करता है। ध्यान रखें कि हमने आपसे बात किया था कि मौर्यकालीन कला में मौर्यकालीन पालिश का सर्वोत्कृष्ट नमूना मिलता है। तो मौर्यकालीन पालिश यहाँ पे आपको पूरे स्तंभों पे, ज्यादातर स्तंभों पे की जाती है। अब इसके साथ साथ सांची का स्तूप है, सांची का स्तंभ है। और इसके साथ साथ जिस तरह से आप सारनाथ का स्तंभ बनाया गया था, उसी तरह से सांची का भी स्तंभ बनाया गया है। यहाँ पे भी आपको 4 मुख वाले शेर के मूर्तियां दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ संघिसा का गज स्तंभ है। संघिसा का गज मतलब जिसके शीर्ष यानी ऊपरी भाग पे आपको क्या रहता है, हाथी की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके साथ बसाड़ का सिंह स्तंभ है, रामपुरवा का वृषभ स्तंभ है। इसके बाद लौरिया नंदनगढ़ का आपका सिंह स्तंभ है। इलाहाबाद का रानी स्तंभ के नाम से जानते हैं, जो कि पहले कौशाम्बी में स्थित था। अकबर ने उसको अपने किले में उसका निर्माण बाद में उठवाया, अपने किले में उसको स्थापित कराया, जिसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अब बात आती है, एक अश्व का सिंह स्तंभ मिला हुआ है, जिसको आप रुम्मिनी देई के नाम से जानते हैं। यह आपका लुम्बिनी वन में पड़ता है। यानी कि अशोक के शासन काल में, ध्यान रखना है, अशोक के शासन काल में स्तंभों का सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण भूमिका आती है। ध्यान रखें, अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और धर्म का प्रचार करने के लिए स्तंभों का निर्माण कराया था। इस बात को आप ध्यान रखें कि अशोक ने जो स्तंभ का निर्माण कराया, यह धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसका निर्माण कराया। देखिए, हम ध्यान रखें कि हम यहाँ पे केवल और केवल आपको एक टीजीटी और पीजीटी की बात बता रहे हैं। आपको इसमें क्या क्या जानना जरूरी होता है। अभी हम आपको डिटेल नहीं कर रहे हैं, आपको केवल और केवल एक टीजीटी पीजीटी से तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मौर्यकालीन कला के बारे में केवल एक लेक्चर बता रहे हैं। अभी हमने आपका डिटेल नहीं किया है। जब हम आपको डिटेल करेंगे तब आपको बताएंगे कि सारनाथ अशोक स्तंभ में क्या सी पशुओं की आकृतियां का क्या प्रतीकात्मक है, वह कितनी तीलियां हैं। जो सारनाथ के अशोक स्तंभ में जो परगहे पे 4 चक्र बनाए गए हैं, चारों में 24-24 तीलियां हैं, जिसको आज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में स्थापित, जिसका जिक्र किया जाता है, उसका वह अशोक स्तंभ है, उसी से वह चक्र का भारतीय ध्वज में जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको डिटेल करेंगे। पहले आप यह ध्यान रखें, आप यह वीडियो जो आप देख रहे हैं आपको कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी हम आपका इसका विस्तृत व्याख्या करेंगे। ठीक है,
अब हम दूसरी बात करेंगे कि आज स्तूप के बारे में। स्तूप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपका स्तूप का भी उल्लेख, हालांकि स्तूप का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है, यानी कि ऋग्वेद ग्रंथ में स्तूप का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। ऋग्वेद ग्रंथ में यह बताया गया है कि बौद्ध का धर्म से पहले भी स्तूप का आपका उल्लेख मिलता था। यह भी बातें आप ध्यान रखें, बौद्ध धर्म से पहले आप स्तूप की परंपरा प्रचलित थी, लेकिन यह बाद में वह स्तूप का लुप्त हो गया और इसके बाद बौद्ध धर्म के बाद महात्मा बुद्ध के अस्थियों को जब 8 भागों में डिवाइड किया गया, तब जाकर के वहां पे स्तूप का निर्माण बाद में किया जाता है, जिसमें से सबसे प्राचीन उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन जो स्तूप है उसको आप पिपरहवा का स्तूप के नाम से जानते हैं। पिपरहवा का स्तूप ध्यान रखेंगे, यह आपका बिहार में पड़ता है। पिपरहवा का स्तूप, सॉरी, यह आपका कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखेंगे कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। यह आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का जो पिपरहवा का स्तूप है यह सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। इसके साथ साथ आप एक बात और ध्यान रखें कि स्तूप और चैत्य, ध्यान रखना है आपको, स्तूप और चैत्य का जो उल्लेख मिलता है, स्तूप और चैत्य, यह ध्यान रखें कि यह दोनों आपको बौद्ध धर्म के अंतर्गत पूजा गृह होते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना है आपको, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का थूहा, मिट्टी का थूहा, ठीक है। यह आपको स्तूप जो होता है, ध्यान रखना, स्तूप जो होता है यह आपको खुले प्रांगण में बनाया जाता है ईंटों की सहायता से। पहले शुरुआत में यह ईंटों और लकड़ी की सहायता से बनाया जाता था अशोक के शासनकाल में। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आपको सांची का स्तूप है, जो कि आज भी वर्तमान दशा में सुरक्षित है। इसके साथ साथ आपका सारनाथ का धमेक स्तूप है, यह भी आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत से स्तूप आज भी हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे स्तूप का निर्माण खुले प्रांगण में होता था, खुले मैदान में होता था। वहां पे एक यह अर्धचंद्राकार होता था, उस पे हर्मिका, अंड, यष्टि, इसके साथ साथ आपका छत्र, इसके साथ वेदिका, तोरण द्वार, सीढ़ियां, बहुत सारी चीजों से मिलकर के उसका स्तूप का निर्माण किया जाता था। अब एक शब्द आता है आपका चैत्य का निर्माण पश्चिम भारत में किया जाता है। पश्चिम भारत में के साथ साथ यह सातवाहन काल में आपको देखने को मिलेगा। सातवाहन काल के अंतर्गत जैसे आपका जो प्राचीन चैत्य है, चैत्य के अंतर्गत आपका भाजा, कारले, पीतलखोरा, नासिक की गुफाएं, यानी इत्यादि प्रकार की जो गुफाएं हैं, यह आपको सबसे पहले पश्चिम भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात आती है इस चैत्य में क्या होता है। चैत्य के अंतर्गत पहाड़ों को काट करके, ध्यान रखना है, अब हम आपसे बात कर रहे हैं पहाड़ों को काट करके इसका निर्माण किया जाता है। किसका? चैत्य का निर्माण पहाड़ों को काट करके किया जाता है। उसके अंतर्गत आपको एक छोटा सा स्तूप बनाया जाता है, जिसपे बौद्ध भिक्षु बैठ करके अपनी आस्था यानी अपना उपवास प्रकट करते हैं, यानी पूजा करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है चैत्य भी आपको एक पूजा गृह होता है और स्तूप भी पूजा, लेकिन स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मिट्टी का धुआं होता है, और जो चैत्य होता है वह पहाड़ों को काट करके बनाई जाने वाली परंपरा है, और वह आपको पश्चिम भारत में देखने को सबसे पहले मिलता है, ठीक है। यानी आप यह देखते हैं अजंता की जो गुफाएं हैं, वह सबसे पहले अजंता की गुफाओं में चैत्य का ही निर्माण किया गया है, ठीक है।
इसके बारे में। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं सांची का स्तूप, सांची के स्तूप के बारे में, चौखंडी का स्तूप, भरहुत का स्तूप, यानी कि सम्राट अशोक के शासनकाल में कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। और यह स्तूप का निर्माण उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कराया था। हालांकि आप ये जानते हैं सम्राट अशोक ने जब उड़ीसा पे यानी कि उत्कल प्रदेश में अपना विजय स्थापित किया था, उसी दिन से वह बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और यानी कि उत्कल प्रदेश यानी आप इस समय आप उसको किस नाम से जानते हैं? उड़ीसा के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि उड़ीसा में उस समय में सम्राट अशोक के शासनकाल में ही धौली से एक हाथी की उत्कीर्ण प्रस्तर माध्यम में मूर्ति उत्कीर्ण की गई है, उसको भी वह सम्राट अशोक के ही समय की है। ठीक है, यानी कि स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से बनाया था। अब बात आती है, आपका अगला जो पॉइंट आता है वह है पाषाण मूर्तियां। सम्राट अशोक के शासनकाल में पाषाण मूर्तियों के बारे में हम थोड़ी सी बात कर देते हैं। पाषाण मूर्तियां कौन कौन सी हैं, ध्यान रखना है पाषाण मूर्तियों के बारे में। पाषाण मूर्तियां सम्राट अशोक के शासनकाल में पाषाण मूर्तियां सबसे पहले आती है तो आपका धौली का हाथी की प्रतिमा उत्कीर्ण की गई है। हाथी की प्रस्तर पर उत्कीर्ण की गई है, उत्कीर्ण। ठीक है, यह आपका उड़ीसा में पड़ता है। यह कहां है? उड़ीसा में। इसके साथ साथ आपको कालसी का शिला प्रज्ञापन भी मिलता है जो कि उत्तराखंड में मिलता है। यह चीजें थी अशोक के शासनकाल में निर्मित किया जाता है। और इसके अब हम आपसे बात करेंगे अशोक काल कला के अंतर्गत बिहार, ध्यान रखना है। अब हम आपसे बात करने चल रहे हैं अशोक के शासनकाल में बिहार का निर्माण होना। बिहार, ध्यान रखना है कि अशोक के शासनकाल में जो बिहार निर्माण किया गया था, बिहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान, बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान कहां? यह सम्राट अशोक के शासनकाल में पहली बार किया जाता है। अब यह बिहार का तात्पर्य हमने बताया कि बौद्ध भिक्षु जिनमें अपना निवास बनाते थे, जिनमें अपना निवास यानी जो वहां पे रहते थे, उसको बिहार कहा गया। अशोक के शासन काल में पहली बार गुफाओं को काट करके निर्माण कराया जाता है, ध्यान रखना है, गुफाओं को काट करके निर्माण कराया जाता है। और यह निर्माण आपको अशोक के शासनकाल में पहली बार किया जाता है। इन निर्माणों के अंतर्गत मौर्यकालीन ओबदार पालिश भी की जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इन गुफाओं के अंतर्गत आपके मेहराब का भी प्रयोग किया जाता है, गेटों पे मेहराब का भी प्रयोग किया गया। मेहराब के साथ साथ लकड़ी का भी निर्माण किया, लकड़ी के आधार पे उसमें मौर्यकालीन पालिश भी की जाती है। अशोक के शासन काल में नागा अर्जुनी, ध्यान रखना है कहां पे? नागा अर्जुनी, नागा अर्जुनी नामक बराबर की पहाड़ी पे, बराबर की पहाड़ी पर इसने बिहार का निर्माण कराया था। किसने? अशोक ने। और दशरथ के शासनकाल में नागार्जुनी पहाड़ी पे। अब यह इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि यह बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी यह दोनों बिहार में स्थित है। कहां? बिहार राज्य के अंतर्गत आती हैं। बिहार राज्य के अंतर्गत दोनों यह पहाड़ी स्थित है। और एक पहाड़ी पर अशोक ने, जिसका नाम है बराबर पहाड़ी पे, सम्राट अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। सबसे पहली बार बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए निर्माण कराया था, जिनमें से आपका कर्ण चौपड़ गुफा, इसके साथ साथ आपका आता है सुदामा गुफा, तीसरा आता है लोमस ऋषि की गुफा, इसके बाद चौथा आता है
यह आपका विश्व झोपड़ी गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, यह सारी गुफाएं बिहार है, यानी बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए निवास स्थान है। ठीक है, यह आपका कहां पे है? बराबर पहाड़ी पे सम्राट अशोक ने सबसे पहली बार इतिहास मौर्यकालीन कला के अंतर्गत यानी ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे पहली बार बिहार गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक के शासनकाल में बराबर पहाड़ी पे किया जाता है। यह वर्तमान समय में बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन कौन सी गुफा? अब इन गुफाओं में आप ध्यान रखेंगे मौर्यकालीन पालिश का भी उल्लेख मिलता है, इसके साथ साथ मेहराब का भी उल्लेख मिलता है। मेहराब के साथ साथ जो मेहराब जो प्रवेश द्वार था वहां पे लकड़ी पे यह बनाया जाता था, उस पे ओपदार पालिश की जाती थी, उस पे आकृतियां उत्कीर्ण की जाती थी। यह सारी जिक्र आपके बराबर पहाड़ी पे मिलता है सम्राट अशोक के समय। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगला जो पॉइंट आता है वह दशरथ के शासनकाल में। दशरथ के शासनकाल में यह सम्राट अशोक का पौत्र था, हालांकि इसके बारे में आप ध्यान रखें, सम्राट अशोक का यह क्या है? पौत्र है, और इसके शासनकाल में गुहा विहार का निर्माण किया जाता है, पर जिसको आप रॉक कट आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। दशरथ के शासन काल में 3 गुफाओं का निर्माण किया जाता है। नागार्जुनी, ध्यान रखना है आपको, नागार्जुनी पहाड़ी पे पहाड़ी पे 3 गुफाओं का निर्माण किया जाता है, जिनमें आपको गोपिका गुफा है या गोपी गुफा, ध्यान रखना है, गोपी गुफा। इसके साथ साथ बहिजक गुफा, बहिजक गुफा, इसके साथ साथ बड़हिक गुफा। ठीक है, बड़लहिक गुफा, बहिजक गुफा, गोफी गुफा का निर्माण आपको दशरथ के समय किया जाता है। गुहा विहार, यह ध्यान रखना है आपका बिहार है, यह सारी गुफाएं आपको बिहार ही है। यह भी आपको नागार्जुनी पहाड़ी पे ही स्थित है। यह दशरथ के शासनकाल में इस गुफाएं निर्मित की जाती हैं। यह पर्वत को काट करके बनाई गई गुफाएं हैं। और आप यह ध्यान रखें, प्रश्न आपका यहां से कई बार पीजीटी में पूछा गया है। नागार्जुनी पहाड़ी या नागार्जुनी और बराबर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बिहार में। किस धर्म से संबंधित है? यह भी उल्लेख आता है। बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है, किस काल से मिलता है, यह सारी चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, हमने आपको केवल इस वीडियो में आपको एक लेक्चर बताया है। अगर आपको अच्छा लगेगा तब इसमें आपको विस्तृत तरीके से जिक्र करेंगे, इसका तब हम आपको व्याख्या करेंगे और डिटेल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो कैसा लगेगा, क्या समझ में आया, यह सारी बातें अगर आप हमसे कमेंट करेंगे तो हम आपको जरूर इसका उत्तर देंगे। अब आती है बात लोक कला में। इतनी सारी बातें जो हमने आपसे अभी तक किया वह आपकी राजकीय कला के अंतर्गत आती थी, जिसको आप दरबारी कला के नाम से भी जानते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर देते हैं मौर्यकालीन कला के बारे में, लोक कला, यानी कि किसके बारे में? लोक कला के बारे में। ठीक है, लोक कला के बारे में यह ध्यान रखना है आपको। लोक कला के बारे में सबसे बड़ी बात आती है कि जहां जहां तक सम्राट अशोक का शासनकाल था वहां तक आपको लोककालीन कला का भी विस्तार पूरी तरीके से दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो ज्यादातर पूछा जाता है वह आपको हम बता दें, एक आपका मथुरा, ध्यान रखना है, एक आपका मथुरा है और दूसरा आपका बिहार है। ध्यान रखना है, मथुरा का जो स्थान है उसको आप परखम के नाम से जानते हैं और इसका जो स्थान है उसको आप दीदारगंज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है, यक्षिणी, और यहाँ से आपकी यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। इन दोनों मूर्तियों पे मौर्यकालीन पालिश है, मौर्यकालीन
पालिश का जिक्र मिलता है। हालांकि आपको उड़ीसा से भी, उड़ीसा के शिशुपालगढ़ से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश से भी आपको यक्ष यक्षिणी की दोनों की मूर्ति प्राप्त हुई है, बेसन नगर से। इसके साथ साथ राजस्थान के भरतपुर से भी आपको यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी आप यह ध्यान रखें कि यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं वह भरपूर मात्रा में आपको मिलती हैं। लेकिन यह आपको यहाँ पे मौर्यकालीन पालिश का भी जिक्र किया जाता है, यानी कि यह राज दरबारी न होकर के लोककालीन है, तो लोककालीन के अंतर्गत भी आपको मौर्यकालीन पालिश का भी उल्लेख दिखाई देता है। आप यह पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां से आपको यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि इस समय यह मथुरा संग्रहालय में स्थित है। यक्ष की मूर्ति आपको मथुरा संग्रहालय में है, और मथुरा के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। यह यक्षिणी की मूर्ति पटना संग्रहालय में यह सुरक्षित है। और यह इसको चावर धारणी की मूर्ति भी कहते हैं। चावर धारणी की मूर्ति भी कहते हैं। किसको? यक्षिणी की मूर्ति को चावर धारणी की मूर्ति भी कहा जाता है। इसी यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति से प्रभावित होकर के रामकिंकर बैज ने क्या मूर्तियां बनाई थी, यानी कि इसी यक्ष यक्षिणी की मूर्ति से प्रभावित होकर के इन्होंने अपने संस्कृति को अपनाया रामकिंकर बैज ने। उसके बारे में हम आपको जिक्र अलग से कर देंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि यह लोककालीन कला के अंतर्गत इसका जिक्र किया जाता है। और यह सबसे महत्वपूर्ण बातें थी जिसके बारे में हमने आपको एक छोटा सा लेक्चर के माध्यम से मौर्यकालीन कला का उल्लेख किया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बारे में केवल हमने आपको एक लेक्चर बताया है। इसके बारे में डिटेल हम आपको करेंगे जब आप हमको पूरी तरीके से बता देंगे कि हाँ हमको अच्छा लगा, हमको सारी बातें समझ में आई हैं, तब हम आपको बता देंगे एक एक पॉइंट के बारे में हम आपसे चर्चा कर देंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा है तो आप दूसरों को शेयर जरूर करें, और इसके साथ साथ एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है, सभी को गुड बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।